नमस्कार, मैं हूं सूरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। घोसी उपचुनाव में प्रचार प्रसार का थमा शोर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच में भिड़ंत। दोनों पार्टियों ने जमकर किया प्रचार प्रसार। 5 सितंबर को होगी उपचुनाव की वोटिंग। 8 सितंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने जमकर किया है प्रचार प्रसार। अब जनता के हाथ में है कि किसको सिराखों पर बैठाती है। तो दारा सिंह और चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में प्रचार प्रसार का थमा शोर। बड़ी जानकारी, बीजेपी और समाजवादी के बीच पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो घोसी उपचुनाव में प्रचार प्रसार का थमा शोर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर। 5 सितंबर को होने वाले घोसी उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है। सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि मैदान में दो दिग्गज हैं। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव। लेकिन उपचुनाव के रण में किसका बजेगा डंका, ये तो 8 सितंबर को ही नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि घोसी विधानसभा सीट का जातिगत आंकड़े क्या है। घोसी में दलित वोटर्स की बात करें तो यहां 62,392 मुस्लिम और करीब 60,000 वोटर है। और भूमिहार वोटर्स की संख्या की अगर बात कर ले तो 48,500 है। यादव की अगर बात किया जाए तो 42,000 है। राजभर भी 40,000 है। और वहीं बताया जा रहा है कि नोनिया समाज की अगर बात कर ले तो यहां पर 36,000 की संख्या में है। इसके अलावा निषाद वोटर्स की संख्या 16,000। राजपूत की बात किया जाए तो 15,000 और कोयरी समाज के लोग 6,000 के आसपास है, जबकि कुर्मी वोटर्स 5700 हैं। तो वहीं अगर बात करें तो कुल मिलाकर आंकड़ों को देखें तो लगता है कि मुकाबला जातिगत रहने वाला है। खैर, किसका समीकरण किसका बैठेगा ये नतीजे के बाद साफ हो जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीजेपी और अगर बात किया जाए तो दारा सिंह चौहान और सियासी सफर। और पहली बार तो अगर बात किया जाए तो 1996 में बसपा से राज्यसभा गए और फिर 1999 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े, हालांकि हार का सामना करना पड़ा। फिर 1999 में सपा से यानी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बने और कुछ समय के लिए कांग्रेस में गए और फिर बसपा का दामन थाम लिया। फिर 2009 में बसपा से लोकसभा सांसद बने और 2014 में बसपा से फिर चुनाव लड़े और लेकिन हार गए। और इसके बाद 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव लड़े और कैबिनेट मंत्री बने। और फिर 2022 में घोसी से समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और सियासी मैदान में हैं। और वहीं अगर अब बात करें सपा प्रत्याशी तो सुधाकर सिंह की, तो 1996 में नत्थू पूर्व विधानसभा से चुनाव जीते और फिर साल 2012 में घोसी से विधायक चुने गए और साल 2017 में विधानसभा चुनाव हार गए और 2022 में समाजवादी पार्टी ने घोसी से टिकट काट दिया और अब वो सियासी मैदान में। यानी ये दो दिग्गजों के बीच में हम बात कर रहे हैं जिनका सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रहा है। बढ़ते खबरों आगे उधर अगर बात किया जाए, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखाते हैं कि आपको कुछ नेताओं के बयान भी सुनवाते हैं। ये नतीजे तो किसके पक्ष में आएंगे, सही मायने में उसका जिस दिन मतगणना का कार्य होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज की तिथि में मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी के साथ है और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी बड़े अंतर से घोसी विधानसभा का उपचुनाव जीत रहे हैं। सपा में खलबली मची हुई है। शुरू में सपाइयों को यह ज़रूर लगने लगा था कि वहाँ चुनाव में वह सफल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने पूरा जब आकलन किया, हम लोग भी प्रचार किए, उन लोगों ने भी प्रचार किया और उस प्रचार प्रसार में यह ध्यान में आया उनके कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि अपना वोट कुएं में डाल देना, खाई में डाल देना, वोट को बर्बाद कर देना। और भाजपा को वोट देना, कमल के फूल को वोट देना कि घोसी में विकास को, सुशासन को आमंत्रित कर लेना। और निश्चित तौर से
हमारी सरकार जब से देश और प्रदेश में बनी है, गरीबों का भरोसा, किसानों का भरोसा, पिछड़े वर्ग का भरोसा, अनुसूचित वर्ग का भरोसा और पसमानदा मुस्लिमों का भी भरोसा, और सामान्य वर्ग का तो भाजपा को माना ही जाता है कि वो भाजपा के साथ है भी पूरी ताकत के साथ। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, हम बहुत अच्छे मतों से जीतने में सफल हुए। विधानसभा के अंदर 2 घंटे 12 मिनट के पूरे भाषण में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 27 बार उन्होंने शिवपाल जी से कहा कि जल्दी करो, देरी न करो, नहीं तो विलंब हो जाएगा, तब कुछ नहीं बचेगा। ये बार बार उन्होंने 27 बार उनको कहा। तो जब वो हमारे तरफ देखे तो हमने कहा, इशारा किया तो कहा, नहीं घबराओ नहीं, हम आ जाएंगे। ये बात की पुष्टि उन्होंने इस बात को कहा। और ये कटु सत्य है कि आप देखते जाइएगा, महाराष्ट्र की घटना यूपी में होगी। तो ओम प्रकाश राजभर ने इतना मजबूर कर दिया कि एसी से अखिलेश जी को बाई इलेक्शन में ला करके खड़ा कर दिया। 22 के जहां सरकार बनाने की बात थी, घोसी एक सीट से न सरकार बनेगी न गिरेगी। ओम प्रकाश राजभर ने प्रोफेसर राम गोपाल जी को, जो अपने जीवन में कभी गरीबों की बस्तियों में नहीं गए, घोसी में आकर के दर दर ठोकर खा रहे हैं, राजभर बस्ती में जाके कह रहे हैं, दे दे राजभर, दिला दे राजभर, हमको वोट दिला दे, जीत दिला दे, गिड़गिड़ा रहे हैं। धैर्य रखिए, लोकसभा चुनाव के पहले सब प्रदेश साफ हो जाएगा। घोसी का उपचुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, और सिर्फ पक्ष में ही नहीं होगा, वहां की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को बड़े मतों से जिता करके भेजने वाली है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाने लगी है। जबकि पैसा बीजेपी बांट रही है, दारू बीजेपी बांट रही है, सरकार के लोग गांव में, गलियों में, बस्तियों में जाके धमका रहे हैं, थाने पर लोगों को बुला करके बताया जा रहा है कि वोट नहीं देना है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो चुनाव कर रहे हैं। बीजेपी और प्रशासन की पूरी कोशिश होगी कि घोसी के उपचुनाव को रामपुर का उपचुनाव बना दें, लेकिन समाजवादी पार्टी और घोसी की सम्मानित जनता ने यह मन बना लिया है कि घोसी का उपचुनाव का परिणाम मैनपुरी के उपचुनाव जैसा परिणाम होगा। इसलिए बीजेपी चुनाव हारने के बाद कैसे मुंह दिखाई, इसलिए उसका इंतजाम अभी से करने लगी, इसलिए आरोप लगा। तो नेताओं के बयान आपने सुना, अब आपको घोसी की जनता का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। घोसी उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और यहाँ 5 तारीख को मतदान होनी है और 8 तारीख को काउंटिंग होना है। और आपको बता दें, यहाँ पे सपा से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी से, जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने दारा सिंह को टिकट दिया और फिर बीजेपी से दारा सिंह प्रत्याशी में है और सुधाकर सिंह प्रत्याशी में है। आइए हमारे साथ कुछ जनता है, जनता की राय लेते हैं। क्या है घोसी का माहौल, क्या माहौल है घोसी का? मुकाबला चले दोनों आदमी। क्या स्थिति लग रही है आपको, कौन भारी पड़ रहा है, दारा या सुधाकर, बीजेपी या सपा? अभी दोनों वो बराबर चला। उसी का उपचुनाव का हाल ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चुनाव जो है कि जनता लड़ रही है और टोटल जनता के ऊपर है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जहाँ तक देखने में हमको ये लग रहा है, हम भी आज इस क्षेत्र में दखल किए हैं, हमको ये लग रहा है कि भाजपा के मंत्री अगर यहाँ से हट जाएं तो भीड़ काम खत्म हो सकती है। लग रहा है अभी दोनों पार्टियों में कोई का एकदम से क्लियर नहीं है। परसों ही वोट होना है, आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। हाँ, प्रचार थम जाएगा, कोई किसी के साथ खुल कर नहीं है। ये भी अरे कौन किसको देगा ये वोटर ही जानता है और कोई नहीं जानता। हम माहौल से दूर है, हम बसपा के पार्टी के हैं। ठीक है, बसपा से पार्टी के यहाँ वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोई भरोसा नहीं है, जब कोई पूछेगा तभी जाएंगे। आज तक हमारे ग्राम सभा कोई गया नहीं। बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसमें दारा चौहान जीतेंगे। क्या मतलब अभी वो बसपा से शामिल हुए, बीजेपी में क्या देखते हो आप वोट करें? जो अभी जिसका सरकार है उसमें आना चाहिए ना, उधर तो काम नहीं कर पाएंगे। जिसका सरकार हो ना उसमें भाग के आना पड़ेगा ना। हम गाँव की तरफ है भाजपा। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पे घोसी के माहौल की, तो यहाँ अभी कुछ लोग कह रहे हैं अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि मैं वोट का बहिष्कार करूंगा और कुछ कह रहे हैं कि भाजपा जीते। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 5 तारीख को पोल होनी है और 8 तारीख को काउंटिंग है। अब ये तो वक्त बताएगा यहाँ का विधायक कौन बनता है। आनंद मिश्रा, इंडिया न्यूज, मऊ। घोसी उपचुनाव
लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सुबह जहाँ डिप्टी सीएम ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे पर पुलिस वालों को धमकाने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल सिंह यादव पहले ही भाजपा पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। वहीं दोनों ओर से इस चुनाव को लेकर जमकर पसीना बहाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी जहां इसे इंडिया गठबंधन के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, तो भाजपा भी अपने एनडीए के बल पर ये चुनाव जीतना चाहती है। यही कारण है कि वहां पर चुनाव की घोषणा के साथ ही इनके सहयोगी निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी प्रचार किया है और दूसरी तरफ प्रचार से दूर रहने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया है। तो निश्चित तौर से दोनों तरफ से ताकत आजमाई जा रही है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। अब ये देखने वाला होगा जब 8 सितंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तब किसके पक्ष में होंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि इस चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव का भी एजेंडा सेट किया जा रहा है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला। तो घोषी उपचुनाव का चुनावी शोर जो है वो अब थम गया है, चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम गया है। अब जनता को तय करना है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनम्र सेन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। चंद्रमणि शुक्ला संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अमित कुमार संवाददाता एएमयू से। और सबसे पहले चंद्रमणि शुक्ला आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि घोषी उपचुनाव की अगर बात करें तो चुनावी जो है वो प्रचार प्रसार थम गया है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है, पहले आप बताएं। चंद्रमणि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलिए बोलिए। तो चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, वो नहीं थमा है। एक तरफ जहां सुबह डिप्टी सीएम की तरफ से आरोप लगाए गए थे, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे पर आरोप लगाए गए थे कि उनकी तरफ से पुलिस आरक्षियों को धमकाया जा रहा, और अलग अलग तरह की आरोप और भी लगाए गए थे कि दंगा करा सकते हैं और चुनाव के दौरान कुछ हिंसा भी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और आज निर्वाचन आयोग पर राजेंद्र चौधरी की नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है, और जो कि घोषी उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से जिस तरह की गतिविधियां उसको लेकर शिकायत करने पहुंचा है। तो दोनों तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले शिवपाल यादव की तरफ से भी ये कहा गया कि पुलिस की तरफ से जो अल्पसंख्यक बस्तियां हैं वहां पर जाकर लोगों को धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, और तमाम तरह के आरोप लगाए गए। तो उसके जवाब में भाजपा की तरफ से भी आरोप लगाए गए, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग जा रहा है, वहां पर ज्ञापन देगा और उसके बाद में वो चुनाव को लेकर शिकायत करेगा। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव है और उससे राजनीतिक तौर पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला अगर उत्तर प्रदेश के। अमित आपके पास क्या कुछ अपडेट है, फिर इसके बाद। जी आपको बता दें कि घोषी चुनाव में काफी दिलचस्प हो गई है चुनाव की जो लड़ाई है दोनों पक्ष के, जैसे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन वक्त ही बताएगा, 5 तारीख के बाद 8 तारीख को ही खुलासा हो पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन कितने वोट से इस चुनाव मैदान में जीत पाएगा। और लोग आरोप प्रत्यारोप की दौर काफी यहाँ पे चल रहे हैं, देखा जाए तो। ठीक है, ये तो चुनाव है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, विनम्र सेन जी आपसे मेरा सवाल कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो टक्कर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। घोषी है उपचुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल है, आगे के चुनाव को मानकर चला जाए कि किसका वर्चस्व मजबूत रहने वाला है, आपका क्या मंतव्य है? लेकिन निश्चित तौर पर मैं इस बात को खारिज करता हूं कि घोषी उपचुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का
सेमीफाइनल रहेगा। इसलिए क्योंकि दारा सिंह चौहान वहां के निवर्तमान विधायक हैं और उनका दल बदल हुआ और उसके कारण से उपचुनाव के में दोनों पार्टियों को जाना पड़ा, विधानसभा के लोगों को जाना पड़ा। निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों में एक कहीं न कहीं से इस बात का आक्रोश दारा सिंह चौहान के प्रति दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के पहले समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा और विधानसभा के बाद कुछ ही दिन बाद, साल भर बाद जाके भारतीय जनता पार्टी के दामन को फिर से पकड़ लिया। तो ये एक असंतोष, ये एक आक्रोश जो स्वाभाविक है वह घोसी की जनता के सामने भी वह आक्रोश और वह दिखाई पड़ता है आपको। लेकिन सवाल यह है कि सुधाकर सिंह जो दूसरी बात यह है कि सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट है, वो भी पूर्व विधायक रहे, उनकी भी जमीनी पकड़ है। दूसरा एक मुद्दा जो सुधाकर सिंह ने उठा दिया, बाहरी बनाम मऊ, तो घोसी के लोकल विधायक वहां का होगा या आजमगढ़ से आने वाले दारा सिंह चौहान वहां के विधायक होंगे। एक सवाल ये भी, इन सारे वजहों से दारा सिंह चौहान कहीं न कहीं से संकट में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह स्पष्ट रूप से चुनाव हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी जहाज है, जो जहाज है योगी के और मोदी के नाम की जहाज, जिस पर बैठकर वह पार उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको इसमें सफलता हासिल भी हो सकती है, क्योंकि उस जहाज के, योगी और मोदी के पानी के जहाज की पतवार लेकर के ये सुखदेव राजभर जैसे नेता और सुखदेव राजभर जैसे छोटे दल, जिनके पास अपने पॉकेट वोट बैंक हैं, जो घोसी में जिनका पॉकेट वोट बैंक, एक तरफ बिनम जी आपने बाहरी का भी हवाला दिया कि सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ योगी और मोदी का बहुत बड़ा पतवार और जहाज का भी आपने तुलना किया है। ऐसे में डबल जो पैरामीटर है कैसे चलेगा? एक तरफ बड़ा नाम और दूसरी तरफ बाहरी, तो स्थानीय जनता जो है किस पर विश्वास करेगी? देखिए, स्थानीय जनता का विश्वास तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो उस विधानसभा के चुनाव में योगी और मोदी पर विश्वास तो जनता को है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए ठीक है, उसी विश्वास के सहारे ठीक है, आपकी बात आगे विनम्र जी, मनोज मिश्रा जी, जिस तरीके से आप विनम्र सेन जी को अभी सुन रहे थे, उन्होंने देखिए दो बातें कही। एक तो सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं कि दारा सिंह जी जो है वो बाहर से आए हैं और वो स्थानीय नेता है, क्या इसका विटेज उनको मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा? और एक तरफ मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा रही है। ठीक है, तो क्या ऐसा मानते हैं कि ऐसा लगता है कि जो है सुधाकर सिंह को ज्यादा फुटेज मिलेगा, ज्यादा विटेज मिलेगा? क्या है, आपका क्या विश्लेषण है? नहीं देखिए, सब इससे पूर्व की जो भी उपचुनाव रहे, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, उसमें प्रत्याशी को लेकर के जरूर स्थानीय स्तर पे जागरूकता या उसके साथ लगाव या उसका विरोध होता है, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 14, 17, 19, 22 इसके परिणाम उत्तर प्रदेश चाहे विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव रहा है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ स्तर की रणनीति, 30, 32, 34 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश प्रभारी से लेकर के और सारी चीजें, दूसरी तरफ पहली बार ये देखने को मिला कि 2022 के चुनाव के बाद जो होने वाले लगातार उपचुनाव थे, उसमें एक बात हमेशा होती रही कि अगर हम मैनपुरी को छोड़ दें तो रामपुर या आजमगढ़ में अखिलेश जी न मेहनत किए न उतने प्रयास किए। अभी आपको याद है तो ताजा अगर सिनेरियो दिखे कि जौनपुर के रहने वाले हैं रवि किशन, गोरखपुर में जीत जाते हैं, निरहुआ आजमगढ़ में जाके जीत जाते हैं, तो ये बाहरी वाला जो फैक्टर अगर होता तो ये शायद नहीं जीत पाते, नहीं काम करता। देखिए, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल योगी और मोदी, योगी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली जब योगी के नेतृत्व में प्रदेश का पीछे 2 साल पहले, चाहे या अभी करंट में या नगर निकाय चुनाव देख लें या विधानसभा या लोकसभा का उपचुनाव देख लें, अंततः कहीं न कहीं वो शीर्ष नेतृत्व तरफ जाता है। प्रत्याशी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ स्थितियां थोड़ी अलग है। मैं बताना चाहूंगा, दरअसल 2022 के विधानसभा मेन चुनाव में यही दारा सिंह को लगभग 1,08,000 वोट मिले थे, 86,000 वोट मिले थे बीजेपी प्रत्याशी को और 54,000 वोट मिले थे बसपा प्रत्याशी। तो सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद, बताइए। अरुण जी, मेरा सवाल ये कि घोसी उपचुनाव का आज चुनावी जो बिगुल था वो बज रहा था, शोर जो है वो थम गया है, चुनाव प्रचार आज थम गया है, तो क्या देखते हैं
बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है, आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल ध्वस्त हो चुकी है, कमल खिलने जा रहा है। हम 50,000 से जीतने जा रहे हैं। जनता का विश्वास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के साथ है। और जो मोदी जी ने कार्यक्रम में घोसी में आकर के जो संदेश दिया है घोसी की जनता के लिए, जो समाजवादी पार्टी लंबे समय तक कांग्रेस को समर्थन किया और 4 बार सरकार रही, घोसी की चीनी मिल नहीं चालू होने दिया, घोसी विधानसभा मऊ जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, मऊ जिले में कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाई है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने की जनता को आश्वासन दिया। अरुण जी, एक बात सुधाकर सिंह जी ये कह रहे हैं कि दारा सिंह जी जो है वो बाहरी हैं और मैं तो स्थानीय हूं, इसका मुझे ज्यादा फुटेज मिलना चाहिए और मुझे ज्यादा फुटेज मिलेगा। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? जो यह बात कहते हैं वो ये मान चुके हैं कि हम हार चुके। हारने वाला व्यक्ति ही अंदर बाहर की बात करता है, जीतने वाला व्यक्ति अंदर बाहर की बात नहीं करता है। जनता का विश्वास होना चाहिए, जनता का भरोसा होना चाहिए, और जिस तरह से कल लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, उनका विश्वास था कमल के निशान पर वोट देने के लिए, और जनता विकास को पसंद करना चाहती, गुंडागर्दी नहीं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो गुंडागर्दी अराजकता को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और यहाँ की जनता गुंडागर्दी अराजकता को पसंद नहीं करती है। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरा जन चौपाल किया, हम लोगों ने जन चौपाल किया, कहीं भी समाजवादी पार्टी को लोग वोट देने को तैयार नहीं थे। हमारे साथ मुसलमान है, हमारे साथ दलित है, हमारे साथ पिछड़ा है। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ मेहमान लगातार हमारे जुड़े हैं। विनम जी हमारे साथ हैं, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमणि और अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमित, अगर एक जब अभी डिस्कशन के दरमियान हम बात कर रहे थे बाहरी बनाम स्थानीय, क्या इसका कुछ वहां की जनता भी कुछ सोच रही है या फिर सब कुछ सामान है, ये राजनीतिक बयान है, राजनीतिक बयानबाजी है? देखा जाए तो चुनाव जब होते हैं राजनीतिक बयान ही तौर पे कहा जाता है इसे, और जो बाहरी और भीतरी की बात की जाती है ये सही नहीं है। जब चुनाव होता है तो कहीं के लोग कहीं भी जीत सकते हैं, इसी नहीं है, जनता के बीच उनका दबदबा होना चाहिए, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उनकी बात होती है। और जो नेता जो जमीनी तौर पे जनता के बीच में दबदबा होना चाहिए, ये और बड़ी बात है। ठीक है चंद्रमणि, आपसे ये समझना चाहेंगे जी। विनम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ अपने संवाददाता से। चंद्रमणि, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो अगर सियासी गणित की अगर बात करें तो क्या फैक्टर निकल कर सामने आ रहे हैं कि जो हवा है, जो बयार बह रही है, किसकी तरफ आपको नजर आ रही है? जी देखिए, अगर बयार की बात करें, हवा की बात करें, तो उपचुनाव में इस तरह की हवा और इस तरह की बयार का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। महत्व है स्थानीय मुद्दों का, और जो स्थानीय नेता है और साथ में जो उसके साथ में पार्टी का परंपरागत वोट है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी एक परंपरागत वोट है, और मुस्लिम यादव और जो उसके साथ में वोट है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का भी परंपरागत है। विनम जी, आप कुछ कहना चाहते थे, ये आपका फाइनल कमेंट होगा। अब बात ठीक है चंद्रमणि। हाँ जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। एक तो आपने उदाहरण दिया था रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहू का। रवि किशन को चुनाव लड़ा रहे थे गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, जिनके जनाधिकार से पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश परिचित है। दूसरी बात, आजमगढ़ में जो निरहू चुनाव जीते, उसमें आजमगढ़ के छोटा से बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, वह निरहू के साथ खड़ा होकर वह दोबारा चुनाव लड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी से बहुत निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, और लगातार जो है वह फील्ड में बने हुए थे। छोटा से बड़ा कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहा था, इसलिए वह 8,000 मात्र वोट से जीते। यहाँ पर सवाल दूसरा है। यहाँ पर ये दूसरी बात ये कि आप डिबेट ही नहीं कर रहे होते कि कौन जीत रहा है। चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ एक वर्ष हुआ। चलिए ठीक है विनम जी, हमारे पास बहुत वक्त नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपसे। ठीक है विनम सिंह जी, आपकी बात आ गई। मनोज मिश्रा जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में सर। समय और सवाल ले लीजिए, चूंकि पिछली बार बात हो नहीं पाई थी। जरा बोलिए, आपसे आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार का ये जो उपचुनाव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि जो बयार बह रही है, तभी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ हो या समाजवादी पार्टी की तरफ हो, आपको क्या लगता है कि मजबूत कौन है? चुनाव परिणाम पूर्व अनुमान पर चर्चा कर रही है तो कांटे की टक्कर है, जो आपका विषय था, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कारण यह है कि
पक्ष और विपक्ष दो धर्म जिस तरीके से हम आज एनडीए और एनडीए को देख रहे हैं, उसी तरीके यूपी में अगर देख लें तो विधानसभा चुनाव में विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव थे और सरकार बनी बीजेपी की। कमोवेश वही स्थिति इस घोसी के अंततः घोसी के उपचुनाव में आज तक नजर आ रही है। आने वाले 3 दिन में परिस्थितियां बदल सकती हैं। विनम्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमणि शुक्ला आपका भी शुक्रिया, अमित आपका भी शुक्रिया। तो अब 5 तारीख को वोटिंग होंगे, 8 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद पता चलेगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। तो उपचुनाव के रण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।